तो स्वागत है आपके अपने चैनल जीके जीएस स्टडी प्लेटफॉर्म में। इसमें हम हाल ही में इल्यूटेरिया द्वारा जो पुस्तक लाया गया है जिसमें 6 to लेकर 12 तक का कंटेंट दिया गया है। हम लोग हिस्ट्री का क्लास चला रहे हैं जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में 6 का टोटल 80 क्वेश्चन को डिस्कस किए, फिर पूरे डिटेल के साथ, ना कि वन लाइनर को आंसर मिला के पूरा देखिए। इसी तरह से पूरा देख सकते हैं, हम डिटेल में लेकर चलते हैं और इस एक तरफ पूरा एक्सप्लेनेशन रहता है और एक तरफ पूरा क्वेश्चन रहता है। तो आज हम क्लास 7 का इल्यूटेरिया का जो निकला है ऑल आउट, उसी के बारे में पूरा लगभग 60 क्वेश्चन, पूरा कितना क्वेश्चन 60 क्वेश्चन MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों साथ में चलेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो चैनल पे दोस्तों को चैनल को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री NCERT लगभग 60 क्वेश्चन है, पूरा एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए पहले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं और आप लोग कमेंट भी कीजिएगा कितना क्वेश्चन सही गया 60 क्वेश्चन में। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14वीं शताब्दी में इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा पूछा गया दोस्तों। तो जियाउद्दीन बर्नी द्वारा जो यात्रा वृत्तांत लिखा गया उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1356 ईस्वी में। और आइए सिर्फ आंसर ही नहीं देखना है, इसका पूरा कंप्लीट डिटेल भी देखना है आपको साथ में। तो थोड़ा इसको रफ करते हैं, ऐसा बहुत कम ही यूट्यूब पर है। चलिए, कई बार लेखक स्वयं ही समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपने वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में, दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 में इतिहासकार पहली बार वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। इस पुस्तक में विशाल संग्रहों में कई दबा पड़ा है। विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था, मतलब पुस्तकालयों के विशाल जो संग्रह पुस्तक रहता है उसमें कहीं दबा पड़ा था। तो देखिए पहली बार इसे कब लिखा गया 1356 में, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो डिटेल में क्या पता चला, पहली बार 1356 में, दूसरा बार 2 साल बाद लिखा था। लेकिन इतिहासकार कब पता किए 1971 में, इसी में आ जाएगा इतिहासकार पहली बार कब 1971 में। लेकिन अपना पहला वृत्तांत कब लिखा 1356 में। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, डिटेल के साथ क्वेश्चन MCQ और डिटेल। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था। तो रहट क्या था, सिंचाई। लुसेंट में हम लोग पढ़े हैं, बी नंबर आंसर। अब देखिए इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, डिटेल में क्या दिया गया है पुस्तक में विस्तार में। लगभग सन 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखा था। मुख्य रूप से इसलिए इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी दर्शन होते थे। सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे और युद्ध में बारूद का इस्तेमाल। मतलब ये बोल रहा है कि पहले के समय में 700 से लेकर 1750 के बीच में हजारों वर्षों में बहुत परिवर्तन हुआ, जिसमें से सिंचाई में रहट का प्रयोग किया गया, कटाई में सूत का चरखे का प्रयोग किया गया और युद्ध में बारूद का प्रयोग किया गया। तो उसी तरह से पूछ रहा है मध्यकाल में रहट का प्रयोग किसमें करते हैं, तो सिंचाई में। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उस उपमहाद्वीप में कई नई तरह के खान पान, आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी फसलों के नए विचार भी लाए थे। तो देखिए इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ। तो मेन इसमें क्वेश्चन क्या बना कि रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए, आगे आपको पूछ देगा कि चरखे का प्रयोग कटाई के लिए, युद्ध में बारूद के लिए। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, संतुष्ट होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जातक। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है, पूछ रहा है कि जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया। एकदम आसान क्वेश्चन, बौद्ध। इसके बारे में डिटेल क्यों पढ़ें, क्योंकि लगभग ये सब लोग जानते हैं। देखिए थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, जातक बौद्ध धर्म का त्रिक पिटक, असुर पिटक से संबंधित है। गौतम बुद्ध के बारे में कहा गया है, निर्माण की प्राप्ति यहाँ हुआ था। कथाओं में जातक में ही गौतम बुद्ध के निर्माण के बारे में शिष्य द्वारा कही गई है। देखो इसमें एक क्वेश्चन बन गया
गौतम बुद्ध के निर्माण, बौद्ध गौतम, सॉरी थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं इसको। देखिए गौतम का निर्माण के बारे में जो बात किया गया है जातक कथाओं में, जातक कथाओं में किसके बारे में? निर्माण के बारे में, निर्वाण के बारे में। एक क्वेश्चन इससे निकला। चलिए अब देखिए, विश्व के प्राचीनतम लिखित कहानियां जातक कथाएं हैं, जिनमें लगभग 600 कथाएं ये संग्रह है। तो जातक में कितने कथाएं संग्रह है? 600। आगे 20वीं शताब्दी में 300 ईसा पूर्व पर घटे मंदिर का मतलब देखिए इससे एक्सप्लेनेशन से पढ़ने से क्या पता चला? इस एक्सप्लेनेशन से 3 क्वेश्चन निकला। पहला, जातक के कथाओं का संग्रह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा किया गया, और जातक कथाओं में किसके निर्माण के बारे में चर्चा किया गया है? गौतम बुद्ध के। इसमें कितनी कहानियाँ संग्रहित है? तो 600। समझ में आया? अब चलते हैं 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो दक्षिण भारत में जो बड़ा बड़ा जो तमिल क्षेत्र था ना, बहुत बड़ा बड़ा भूस्वामी को बेलवा कहा जाता था। क्या कहता था? बेल्ला। क्या कहा जाता था? बेल्ला। देखिए बेल्ला कृषि जमींदारियों का एक विशिष्ट वर्ग था, जिसने संगम युग के दौरान प्राचीनतम तमिल व्यवस्था में अभिजात वर्ग का गठन किया। दक्षिण भारत में तमिल क्षेत्र भूस्वामियों को बेल्ला, साधारण हवलदारों को उन्नार एवं भूमिहीन मजदूर को दास, कंडिसियार या अधिमई कहा जाता था। देखिए इसमें बहुत सारा नीचे क्वेश्चन निकला ना। बेल्लार क्या था? भूस्वामी को कहा जाता था, बड़े बड़े भूस्वामियों को बेल्लार। लेकिन बोल देगा अधिमई, तो अधिमई भूमिहीन मजदूर दास को, भूमिहीन मजदूर दास को। अगला क्या था? उन्नार। उन्नार किसे कहते थे? साधारण हल बालों को, मतलब जो साधारण हल वाला चला, हल वाहक को। देखिए डिटेल पढ़ने से पता चला, अगर आप 1 पढ़ के निकल जाते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होता। इससे क्या 3 क्वेश्चन हमको मिला कि दक्षिण भारत में बड़े भूस्वामी को बेल्लार, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। लेकिन साधारण हल वाहक को उनबार, लेकिन मजदूर दास को अधिमई। आगे बढ़ते हैं उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, यूट्यूब पर एकदम नया है, डिटेल के साथ है क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो कौन चोल नहीं था? पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का संघात्मक संघर्ष था। देखिए है ना, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, तीनों के मिला क्या होता? त्रिपक्ष संघर्ष हुआ था, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। कौन कौन? चोल छोड़ के पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। दक्कन के राष्ट्रकूट किनके संबंध थे? तो दक्कन के राष्ट्रकूट चालुक्यों के संबंध थे। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है। चालुक्य कहाँ के शासक था? राष्ट्रकूट प्रथम दंती दुर्ग के किसके अधीन था? चालुक्य राजाओं। राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक, देखिए पढ़ देते हैं, राष्ट्रकूट शुरुआत में चालुक्य राजाओं के अधीन थे। तो राष्ट्रकूट शुरुआत में किसके अधीन थे? चालुक्य राजाओं के। आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर देखिए यहाँ पर डिटेल में है। गंगई कोंड चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने किया? तो राजेंद्र प्रथम। सी नंबर आंसर। इसमें कुछ न वैसा मिलेगा, बड़ी बात पूछ चुका है। गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण एवं तंजावुर मंदिर का स्थापत्य कला का निर्माण किसने किया? देखिए तंजावुर का निर्माण राजराज प्रथम और गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर राजेंद्र प्रथम। 2 क्वेश्चन निकला। गंगई कोंड चोलपुरम मिलेगा तो राजेंद्र प्रथम, लेकिन बोल देगा तंजावुर के वेदेश्वर मंदिर तो राजराज प्रथम। तो 2 क्वेश्चन निकला। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। चोल काल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन, चोल काल में किसानों की बस्तियां को उर कहा जाता था। सही है, लुसेंट में एकदम प्योर एकदम सेम टू सेम छपा हुआ है। जो कि संचित खेती के कारण बहुत समृद्ध था। सही है। गांव के समूहों को नाडू कहा जाता था। क्या कहा था? नाडू। ग्राम परिषद तथा नाडू न्याय करने और कर वसूलने के प्रशासनिक कार्य करते थे। तो यही वाला सेम टू सेम लिखा हुआ, तो इसको नहीं पढ़ेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। मतलब चोल काल में बस्तियों के किसानों के बस्तियों को उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर। लेकिन जहाँ पर कर वसूलते थे, न्याय करते थे, ग्राम परिषद एवं नाडू का काम करते थे। कर वसूलने का काम नाडू और ग्राम परिषद न्याय का काम करते थे।
आगे बढ़ते हैं 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में है पल्लव के बारे में पूछता है। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता था? नगरम मतलब क्या हो गया? नगर से संबंधित है, तो नगर से संबंधित है, लेकिन ये सोच आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर। व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम। अब आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं विस्तार में। नगरम पल्लव वंश के व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। इसमें सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों व्यापारियों का नियंत्रण था। आगे बढ़ते हैं तो आप पढ़ें कि नगरम क्या होता है। पल्लव के समय व्यापारियों का संगठन था। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन शामिल है? तो पुरातत्व के बारे में कौन कौन है? अभिलेख भी हो जाएगा, मिट्टी के बर्तन, धातु, आभूषण, औजार, हड्डी, सबके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। क्लास 6 की एनसीईआरटी में सबके बारे में बोला गया था। क्या हो जाएगा? सब आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में किसके दरबार था? मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर था? तो मुगलों की जागीर किसके बराबर था? इक्ता के बराबर था। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव थी। सही बात है। मनसबदारों को अपने वेतन राजस्व कार्य करने के रूप में प्राप्त होता था, जिन्हें जागीर कहा जाता था। यह कुछ हद तक इक्ताओं के तरह था। समझ गए? अकबर के समय में मनसबदारी प्रथा लाया गया था, तो मनसब के समय में मनसब मुगलों के जागीर दिल्ली सुल्तानत किसके बराबर था? तो इक्ता के बराबर था। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। मध्यकाल में रानी दिद्धा किस क्षेत्र की शासका थी? तो कश्मीर के। कितना अच्छा क्वेश्चन है। रानी दिद्धा किस क्षेत्र के शासका थी? तो कश्मीर की। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, इसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासक इस व्यवस्था के विरुद्ध था, इसीलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा मर्दों की सूची में आती है, इसलिए शानदार खूबियों से अखिल हासिल किया गया। मतलब देखिए इसमें मेन रूप से देखा जाए तो जिद्दा की क्षेत्र की थी तो कश्मीर की। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर अब है दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहता है? खराज कहा जाता है। खराज कहाँ पर है? खराज हो जाएगा। बी नंबर कृषि पर लगाए जाने कर को क्या कहते हैं? खराज। लेकिन खस्म लूट के लाए जाने धन को खुस्म कहते थे। लूट के लाए जाने वाले धन को। आंसर हो जाएगा कौन? खराज। हमसे पूछा है खराज, तो कृषि पर लगाए जाने कर को खराज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। अगर आप एक लाइन पढ़ के निकल जाइएगा तो क्या आपका एनसीईआरटी कंप्लीट होगा? नहीं होगा। चलिए अब पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ डिटेल में। जब दिल्ली के सुल्तान शहर से दूर आतंकी हमले को भी अपने अधिकार में ले लिए, तो भूमि के सामंतों और जमींदारों को सत्ता से आगे झुकने के लिए बाध्य कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण वसूली कार्य राज अपने नियंत्रण में ले लिया। अब स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। आगे पढ़ते हैं, कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला देखिए, कृषि पर जिसे खराज कहा जाता था, किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर और घरों पर लगता था। 3 तरह कर निर्धारित किया गया था, कृषि पर, घरों पर और मवेशियों पर। तो कौन किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। पूछ सकता है भी खस्म और खराज किसके समय में था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें कुछ था जो हम घेर दिए। अब आगे दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो अलाउद्दीन खिलजी देखिए कहाँ पर है? 1 नंबर में। मोहम्मद बिन तुगलक के भी समय में हुआ था। तो इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग देखते हैं। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत का उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोले के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर विशाल स्थानीय सेना खड़ा किया अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखिए इसमें क्वेश्चन बना, विशाल स्थानीय सेना किसने खड़ा किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन मंगोलों का आक्रमण जो हुआ था 1219 में उज्बेकिस्तान पर हमला हुआ था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दिल्ली सल्तनत तक पहुँच गया।
तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अगला पढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। सूर्यवंश दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो सूर्यवंश दिल्ली पर 15 वर्षों तक शासन किया। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्यवंश उसी को बोलते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने नापतोल की सराय चलाया था और शेरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। और क्या इसमें आता है? और एक और क्वेश्चन पूछा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम। ये सब क्वेश्चन इसमें काफ़ी बार एग्जाम में पूछ गया है। तो सूर्यवंश कितने वर्षों से शासन किया? 15 साल। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। मिलाने वाला है, मिलान कीजिए, वर्ष कीजिए। अब देखिए फारूक सियर के बारे में जब बोलेंगे तो फारूक सियर कब से कब तक रहा? आलमगीर, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन में आता है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। देखिए फारूक सियर कब से कब तक? 1713 से 1719। इसको आपको रटना पड़ेगा, इसमें आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। आलमगीर द्वितीय 1754 से लेके 1779। शाह आलम द्वितीय 1759 से लेके 1806। आलम शाह 1748 से लेके 1854। इसको आप लोग धीरे धीरे याद कर सकते हैं। बस ये हमसे भी नहीं याद है, ऐसा नहीं है कि हम बाबा हैं, हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, बोलने का तो बहुत सब लोग बोल देते हैं कि हमको याद है। देखिए सर एक सिर्फ याद रखिए ना, डेली एक को याद कीजिए। फारूक सियर का कार्यकाल 1713 से 1719। अब लोग हम 16 नंबर क्वेश्चन के बाद करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबे मिली? तो सवाई राजा जय सिंह को कहाँ? मालवा मिला था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। सिख जत्थों एवं मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता है? तो दल खालसा। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। लेकिन दल खालसा का नेतृत्व किसने किया? आपको कमेंट करना है, दल खालसा का नेतृत्व किसने किया? दल खालसा के बाद यह किसमें बट गया? और सबसे महत्वपूर्ण 12 सुगर चकिया मिशन में बदल गया था। उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था? सुगर चकिया मिशन, गुरु अर्जुन देव। सॉरी, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने अपने हाथों में जत्थे के बाद में मिसलों में संगठित कर लिया। इन जत्था मिसलों के संयुक्त सेना दल खालसा कहलाया। देखिए दल खालसा किसका था? जत्था और मिसलों की संयुक्त सेना क्या थी? दल खालसा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना हिस्सा संरक्षण में लिया जाता था? तो 20%। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। माता की ओर से वह तुर्की शासक तैमूर वंश के थे। ये तो ऐसू गलत है। पिता की ओर से चंगेज खां मुगल। ये तो ये ना तो एक ना को दो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। अब 21 नंबर क्वेश्चन है भारत में तोपों का प्रयोग पहली बार कब किया? तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था पहली बार। देखिए 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोपों और गोलाबारियों का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया। तो पहली बार तोपों का प्रयोग पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में कथनों पर विचार करें। तो मनसबदारी व्यवस्था, नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। सही बात है, मुगलों के नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे, तो सही है। इनके पद और वेतन निर्धारित जात के आधार पर होता था। लुसेंट में साफ साफ लिखा हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन का 23 नंबर है मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए अब है अकबर के जागीरों की सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया जाता था। सही है। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक थी। आपको बताना है कमेंट में औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या कितनी थी? सबसे ज़्यादा हिंदू को इसी रखा था, औरंगजेब ही रखा था। अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन। मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था क्या कहा? जब्ती कहा जाता था। जब्त। मुगल के राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था क्या कराता था? जब्त। बी नंबर आंसर। आगे अकबरनामा। ठीक है, जो पढ़ने लायक क्वेश्चन डिटेल रहता है उसी को पढ़ते हैं। अब अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। आगे बढ़ जाएंगे। अकबरनामा अबुल फजल लिखा था। अब देखिए अगर आपका मन है तो पढ़ देते हैं।
आयने अकबरी रोचक आयाम है, अबुल फजल लिखा था। सही बात है, मजदूर किसी राज के बारे में वर्णन किया। 25 का मत क्या, 26 नंबर क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो अकबर ने बंगाल को 1586 में जीता। ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत में एक क्षेत्रीय राज बंगाल का उद्भव हो गया। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल के सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित 1586 में अकबर ने जीत लिया। सूबो माना जाने लगा, मतलब फारसी भाषा फारसी थी। चलिए मेन जो ऑप्शन था इसका आंसर था 1586। कब? 1586 में। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी के मध्य में खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो खोखर जनजाति का संबंध पंजाब क्षेत्र था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए खोखर जनजाति के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जनजाति लोग भारत में हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, कुछ ऐसा इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया? तो चेरों पर। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए चेरों के बारे में पढ़ते हैं। बिहार एवं झारखंड के कई इलाकों में 12वीं शताब्दी में चेरो सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो कहाँ? बिहार एवं झारखंड में। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह 1591 में चेरों पर हमला कर दिया, इससे परास्त कर दिया और उन्हें परास्त किया, लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया। अब औरंगजेब के समय में मुगलों सेना ने चेरो लोगों से कई किला पर कब्जा किया, मतलब औरंगजेब भी लड़ा, अकबर भी लड़ा, सब लड़ा। कौन? चेरों पर। चेरों को दहस दिया था 1591 में। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के क्या कारण थे? तो मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के कारण थे, आइए देखते हैं। जनजातियों और अन्य जातीय समूह के जातीय व्यवस्था में शामिल होना सही है, विशेषज्ञ लुहार सुनार तो होगा नहीं। ब्राह्मणों द्वारा नई जातियों के उद्भव का विरोध किया गया, ये भी सही है। 1 और 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। रानी 1565 में आसिफ खां द्वारा गढ़ कटका पर आक्रमण का सामना किसने किया? आसिफ खां द्वारा गढ़ कटवा पर आक्रमण रानी दुर्गावती ने किया। थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, बहुत सारा डिटेल दिया हुआ है। देखिए 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़ कटका पर हमला किया, रानी दुर्गावती ने इस पर जम का सामना किया। सही बात है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 4 आंसर। आगे 31 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत भक्ति संतों के बारे में कथन पर चयन कीजिए। दक्षिण भारत के देखिए नयनार शैव थे, अलवार वैष्णव थे, एकदम कन्फर्म है, दोनों सही है। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया एवं पनार जाति के लोग थे। तो पुलैया एवं पनार जाति के लोग थे कि नहीं थे, अगर ये नहीं पता है तो और ऑप्शन से भी इसको छाट सकते। देखिए कैसे, देखिए अगर तीनों सही रहेगा तो ये तो होगा नहीं, तीनों सत्य नहीं है, ये भी छट गया। 1 और 2 सही है, लेकिन पुलैया और पनार जाति के लोग थे उस समय, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। समझ गए। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पुहार पांड का बंदरगाह था। नहीं, ये गलत है। मदुरै चोल वंश का बंदरगाह था। इनमें से कोई नहीं। 3 नंबर ऑप्शन। देखिए दक्षिण भारत में चोल, चेल और पांड का सत्ता का 2 केंद्र था। पुहार एवं कावेलीपट्टनम चोल बंदरगाह था, मदुरै पांड का राजधानी थी। तो पुहार और कावेलीपट्टनम किसका था? चोल का। तो पुहार पांड का नहीं था, किसका था? चोर का। और मदुरै किसका था? चोर का। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। दार्शनिक शंकर के बारे में कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर है, पहले पढ़ते हैं। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। शंकराचार्य, शंकर मतलब शंकराचार्य, इनके जगत को मिथ्या एवं माया कहा गया। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान का मार्ग अपनाने का उपदेश। कौन कौन हो जाएगा? 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 33 के बाद 34 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे अगला है, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? तो वीर शैव आंदोलन कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। कहाँ प्रारंभ हुआ?
कर्नाटक में। ऑप्शन बी नंबर। अगला है महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो कहिए पीर पराई जैन रे किसने लिखी? तो नरसिंह मेहता। वैष्णव जन से किसने लिखा? नरसिंह मेहता। इस समय कुछ है नहीं, यही सब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इसलिए इसका डिटेल हम नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग वीडियो रोक के इसको पढ़ सकते हैं ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को फिर बोरियत महसूस होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आइए। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुए? तो उत्तरी क्षेत्र में लोकप्रिय हुए। नाथ प्रारंभ में कहाँ हुए? उत्तरी क्षेत्र में प्रारंभ हुए। इसका आंसर बी हो जाएगा। मीराबाई किसकी अनुयायी थी? तो सब लोग जानते हैं मीराबाई रविदास की अनुयायी थी। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए अभी पढ़े थे कदमई एक भू राजस्व था, सही है, तो क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब चोल काल में थोड़ा सा पढ़ लेते, एग्जाम में बार बार आता है। चोल काल स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछता है कई बार स्थानीय शासन के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो चोल काल। तमिलनाडु के शासन करने वाले चोलों के शिलालेखों में विभिन्न प्रकार के कलों के लिए 400 से अधिक शब्द हैं। सबसे अधिक उल्लेख कर बेट्टी है, सबसे अधिक उल्लेख करके बेट्टी है, जो नगद नहीं बल्कि जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था, कदमई भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। देखिए क्वेश्चन है बेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर जो नगद नहीं जबरदस्ती लिया जाता था। बेट्टी किसके लिए लिखा हुआ है? बल्कि जबरन मजदूरी में लिया जाता था, जबरन मजदूरी के रूप में लिया जाता था। कौन? बेट्टी। कदमई क्या था? भू राजस्व के रूप में लिया जाता था, इसलिए बी सही है, ये गलत है। बेट्टी और कदमई क्या है? दोनों कर है, जबरन मजदूरी और कदमई भू राजस्व, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे 39 नंबर। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो जुलाहा में हुआ। इसको क्या है? लंगर प्रथा किसने दिया? गुरु नानक ने दिया। 41 नंबर। भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध यात्री का तिथक्रम पहले कौन आया था? फाहियान की इत सिंह की ह्वेनसांग। आप बताइए पहले कौन आया था? आप लोग बताइए, पहले इत सिंह या पहले फाहियान? देखिए पहले आया था फाहियान, उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद इत सिंह। तो फाहियान ह्वेनसांग इत सिंह आया था। अगला 42 नंबर। संगम कालीन व्यापार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो संगम कालीन के कारण कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए, दक्षिण भारत रोम के व्यापार के रूप में रोमन सिक्के प्राप्त हुए, सही है। दक्षिण भारत सोना मसाला काली मिर्च, यही पढ़े थे कि दक्षिण भारत में जो सोना मसाला काली मिर्च अथवा कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था, ये भी सही है। व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मांग नहीं है, क्या हो जाएगा? ये नंबर आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 के बाद 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है प्रारंभिक मानव निम्नलिखित में से किस आधार पर पौधे और जानवरों का चयन करते थे? तो पौधे और जानवरों को चयन करते थे बीमारी के होने की आशंका कम होकर, सही है। बड़े दाने और मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर, तीनों हो जाएगा। भक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 44 नंबर क्वेश्चन है भक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए भक्ति के बारे में, भक्ति किसी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है, सही है। श्री भगवद गीता भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, सही है। भक्ति का विचारधारा को बौद्ध धर्म या जैन पंथों को अस्वीकार कर दिया गया, सही है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब क्वेश्चन अगला है नैनार और अलवार। क्वेश्चन है नैनार संतों की संख्या कितना थी? 63। रिसेंट क्वेश्चन को सेम लिखा हुआ है, नैनार संतों की संख्या कौन थी? 63। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। रामानुजाचार्य सत्य कथन के बारे में चयन कीजिए। अद्वैत का सिद्धांत किसने दिया? रामानुजाचार्य। एकदम गलत है, एकदम पूरी गलत है कि सही है? एकदम गलत है। रामानुजाचार्य तमिलनाडु में पैदा हुआ। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद के दिए थे, इसलिए गलत हो जाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा केवल 4 नंबर। आगे 47 नंबर। सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सूफी संत रहस्यवादी थे, वे इस्लामी आचार संहिता को स्वीकार करते थे, पर तो क्या हो जाएगा? सूफी रहस्यवादी संत थे और उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्थन पर बल दिया। तो 1 और 3, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर सूफी संत के बारे में। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन। 14वीं शताब्दी में ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। लीला तिलकम, तो लीला तिलकम के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं,
तो 4 नंबर। अब इसके बाद डिटेल पढ़ते हैं। साथ साथ चेरो लोग संस्कृत की परंपराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा चुकी थी, 14वीं शताब्दी तक मंदिर रंगमंच की परंपरा खोजी जा चुकी थी, संस्कृत के महाकाव्य पर आधारित था। मलयालम भाषा की साहित्य कृतियाँ लगभग 12वीं शताब्दी में बताई गई प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी थे। यह काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्य संरचना का विस्तृत है, मणि प्राबलम की शैली में लिखा गया है। मणि प्राबलम का शाब्दिक अर्थ हीरा और मंगा है, जो संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किया था। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या आंसर मिला जो पढ़ना है। देखिए पहले क्वेश्चन पूछेगा ग्रंथ लीला तिलकम किसकी विषय पर लिखा गया था? व्याकरण एवं काव्य पर लिखा गया है। और ये तुमको पूछेगा कि तिलकम, तो आगे देखिए इसका आंसर इसलिए क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर हो जाएगा कि केरल मलयालम में लिखा गया नहीं, पुस्तक में केवल संस्कृत के बारे में नहीं। अगला, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? तो कथक नृत्य उत्तर भारत से संबंधित है, एकदम सही है, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 50 के बाद बस 10 क्वेश्चन ही बचा है। ये हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT ऑल आउट जो आया है 6 से लेकर 12 तक, इसका हिस्ट्री का क्लास 7 का टोटल 60 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं एकदम समरी में करके, काफ़ी अच्छा बुक है। अगला नंबर, राम मंजरी की रचना किसने किया? राम मंजरी की रचना भानुदत्त ने किया। क्या? भानुदत्त ने। अब देखिए हिमालय के लघु चित्रकला की खोज सबसे पहले लोकप्रिय पुस्तक भानुदत्त की राम मंजरी था। देखिए तो हिमालय की लघु चित्रकला की सबसे लोकप्रिय पुस्तक कौन था? रसमंजरी। रसमंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त। रसमंजरी के लेखक कौन है? भानुदत्त। अब 52 नंबर क्वेश्चन, बृहद्रम पुराण में संबंध के बारे में कथन पर विचार करें। इसकी रचना बंगला में की गई है, सही है। इसके ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति थी, सही है। बंगाल में इसु मछली खाया जाता है। तो बृहद्रम पुराण बंगाल की पुस्तक है। कहाँ है? बंगाल की, आपको याद करना है। 13वीं शताब्दी की संस्कृत की रचना है। कौन? 13वीं शताब्दी में। अगला 53 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। पूरी उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर किस वंश ने? बहुत बड़ा है, गंग वंश ने बनाया है। और किसने बनाया है? देखिए पढ़ते ही, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी के पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक प्रसिद्ध मंदिर बनाने का निश्चय किया। कौन? अनंत वर्मन ने। किसने? अनंत वर्मन। 1230 में अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ के प्रतिभूत हो गया। मतलब अनंत वर्मन ने इसको बनाने के लिए निश्चय किया था। और कौन इसमें जमीन और कौन जायदाद दिया? तो अनंग भीम तृतीय ने। अनंग भीम तृतीय ने। अगला है, मणि प्राबालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हीरा और मूंगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है, चरण भाट किसे कहते हैं? चरण भाट राजपूतों के सूर गाथाओं के गायक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चरण भाट किसे कहते हैं? राजपूतों के सूर गाथाओं के गायकों को क्या कहा जाता है? चरण भाट कहा जाता है। अगला, अब अगला क्वेश्चन है दोचला और चौचला का क्या क्वेश्चन आ रहा है? दोचला और चोचला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता है? तो बंगाल की। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब रिसेंट में क्वेश्चन नहीं मिलता है। NCERT का क्वेश्चन सब छाट के लाया गया है। काफ़ी अच्छा किताब बनाया हुआ है। इसका PDF आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन करके ले लीजिएगा। 6 का तो डाल दिए हैं, अब 7 का भी डाल देंगे। चोचला एवं दोचला किस क्षेत्र की विशेषता? तो बंगाल की। अगला 57 नंबर क्वेश्चन, राज्यों को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया। राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजना जाना कम हो गया। गवर्नर ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। बताना ये दोनों में कौन सा कथन सत्य है और कौन किसकी व्याख्या करता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 1 नंबर। इसका थोड़ा सा डिटेल पढ़ देते हैं। बाद में मुगल ने शाही प्रशासन का कार्य क्षमता कमजोर पड़ गई और बाद में मुगल सम्राटों के लिए अपने शक्तिशाली मनसब उतार का नियंत्रण कर लिया और नियंत्रण किया, फौजदारी दीवानी के पोस्ट लाया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। धीरे धीरे मुगल का राजस्व समय भेजना कम कर दिया गया, क्योंकि उसमें अंग्रेज लोग अपना स्थिति मजबूत कर लिए थे।
अगला, जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली के रूप में उभरा था? क्या है आंसर? सूरजमल। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला, 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन। अहमद शाह अब्दाली ने 1741 से 48 से 1761 पर भारत ने कितने बार आक्रमण किया? तो 5 बार। कहा लगी? धन दौलत की बड़ी मात्रा में लूटने के लिए कहा था अहमद शाह अब्दाली। 1739 में आया था नादिर शाह के समय में, और 5 बार आक्रमण किया 1748 से लेके 1761 के समय में। अब अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये जो हम लोग जो कर रहे हैं क्वेश्चन, देखिए क्या क्या कर रहे हैं। NCERT का क्लास 7 का 60 क्वेश्चन एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन में ख़त्म हो गया। पूरा क्लास कंप्लीट कीजिए आप लोग, तो पता चलेगा। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना कब किया? 1699 में। सब लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था। अगला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें 60 क्वेश्चन दिया गया था। कितना क्वेश्चन दिया गया था? 60 क्वेश्चन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 7 का ऑल आउट बुक। तो आपको ये डिटेल प्लस सोल्यूशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम लोग अभी थोड़ा नए हैं, तो हम लोग उसको सपोर्ट कीजिएगा वीडियो में, और कंटेंट पाने के लिए टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी टूटे रहेगा तो आप लोग हमको पर्सनली टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये आज का क्लास, और ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।